अगर हम कल्पना करें कि एक बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, एक बल्लेबाज सिर्फ 22 गेंदों में 59 रन ठोक देता है, मतलब हर दूसरी गेंद बाउंड्री के पार जा रही है। हम्म ऐसे तूफानी पावर प्ले को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि टीम का स्कोर आसानी से 250 के पार जाएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब पारी खत्म होती है ना, तो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 194 रन टंगे होते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच नंबर 27 की पूरी सोर्स स्टैक मौजूद है। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का वो मैच। हमारे पास सारे टैक्टिकल चार्ट्स, लाइनअप मैट्रिक्स और मोमेंटम ग्राफ्स हैं। सही कहा। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि सनराइजर्स ने 194 रनों का बचाव कैसे किया। वही तो, हम इन डेटा पॉइंट्स को डिकोड करके ये समझेंगे कि कैसे ये पूरा मैच आक्रामक प्रहार और सटीक नियंत्रण के बीच एक बेहद जटिल रणनीतिक शतरंज में बदल गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेटा हमें बताता है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जाता, मतलब ये दिमाग और डेटा एनालिटिक्स की भी जंग है। बिल्कुल यार। जब हम इन मोमेंटम ग्राफ्स को बारीकी से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि कैसे एक टीम ने अपना पूरा ढांचा ढहने के बावजूद जीत निकाल ली और दूसरी टीम सब कुछ सही करते हुए भी दबाव के गणित में उलझ कर रह गई। तो चलिए इस रणनीतिक शतरंज की शुरुआत करते हैं, जो मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। हाँ, वो लाइनअप वाला हिस्सा। असली ड्रामा तो वहीं छिपा था। बिल्कुल। दोनों ही टीमों के कप्तान मैदान से गायब थे। सनराइजर्स के लिए पैट कमिंस बाहर थे और ईशान किशन कप्तानी कर रहे थे। लेकिन चेन्नई के खेमे में तो जैसे भूचाल ही आया हुआ था। महान एमएस धोनी चोट के कारण बाहर थे। हाँ, हालांकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एल क्लासिको वाले मैच में उनकी वापसी की उम्मीद है, लेकिन इस मैच के लिए कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो मैं ही सोच रहा था कि जब टीम शीट में इतना बड़ा शून्य पैदा होता है, तो क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी का बाहर होना है या ये पूरे बैटिंग ऑर्डर के सॉफ्टवेयर को ही क्रैश कर देता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। लाइनअप मैट्रिक्स के डेटा को अगर डिकोड किया जाए ना, तो धोनी का बाहर होना सिर्फ एक विकेट कीपर का कम होना नहीं है। तो फिर क्या है? धोनी असल में चेन्नई के मिडिल ऑर्डर के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, मतलब झटके सहने वाले यंत्र की तरह। अरे हाँ, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं। जब वो लाइनअप में होते हैं तो संजू सैमसन, शिवम दुबे और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी मानसिक रूप से फ्री होकर खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंत में पारी को संभालने के लिए कोई मौजूद है। बिल्कुल। और धोनी के ना होने से ये सुरक्षा कवच टूट गया। अब इन खिलाड़ियों पर न सिर्फ रन बनाने की, बल्कि पारी को फिनिश करने की भी मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी आ गई। सही का। दबाव सिर्फ रन बनाने का नहीं था, बल्कि खेल को खत्म करने की उस अदृश्य जिम्मेदारी का भी था। और इसी दबाव को भांपते हुए ना, सनराइजर्स ने एक बहुत ही चालाक इम्पैक्ट चेंज किया। उन्होंने हर्ष दुबे की जगह दिलशान मधुशंका को शामिल किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामरिक दांव था। अक्सर लोग सोचते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज लाने का तरीका है। वही तो, लेकिन यहाँ साइंस कुछ और थी। जब पैट कमिंस जैसा मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज टीम में नहीं है, तो नई गेंद से दबाव कैसे बनाया जाए? और यही मधुशंका का स्विंग काम आता है। जब गेंद हवा में लेट स्विंग होती है ना, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपने फुटवर्क को एडजस्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मतलब पलक झपकने से भी कम का समय। सनराइजर्स की रणनीति साफ थी, मधुशंका के जरिए शुरुआत में ही सेंध लगाना। बिल्कुल, और अपनी बल्लेबाजी का पूरा भार अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के कंधों पर डाल देना। और यार, बल्लेबाजी के उस भार को अभिषेक शर्मा ने जिस तरह उठाया, वो तो इतिहास बन गया। हाँ, चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। आमतौर पर टी20 में से सुरक्षित माना जाता है। लेकिन सनराइजर्स के सलामी बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवरों में ही इस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। अगर हम हीट मैप देखें तो अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 59 रन बनाए। और उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 268.18। ये तो अविश्वसनीय है। सच में 15 गेंदों में उनका अर्धशतक पूरा हुआ, जो सनराइजर्स के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। 4 छक्के और 6 चौके। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत जरूरी चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। मोमेंटम वेव चार्ट में आमतौर पर जब एक ओवर में विकेट गिरते हैं, तो ग्राफ में बहुत गहरी गिरावट आती है। हाँ, वो मुकेश चौधरी वाला ओवर। बिल्कुल। मुकेश ने एक ही ओवर में ट्रेविस हेड को आउट किया और फिर नए कप्तान ईशान किशन को 0 पर चलता किया। ये एक डबल स्ट्राइक थी। और क्रिकेट की थ्योरी तो यही कहती है कि ऐसी स्थिति में टीम को गियर बदलकर थोड़ा रक्षात्मक हो जाना चाहिए। हाँ, सिंगल्स लेके पारी को फिर से बनाना चाहिए।
लेकिन अभिषेक शर्मा का हीट मैप तो अलग ही कहानी बता रहा था। उस डबल स्ट्राइक के बावजूद उनकी बाउंड्री हिटिंग में कोई कमी नहीं आई। वो तो ऐसे खेल रहे थे जैसे किसी ने गेम में कोई चीट कोड लगा दिया हो। वही तो मैं सोच रहा था, जब गेंदबाज स्विंग का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो तब भी ये खिलाड़ी गेम को लगातार स्टैंड्स में कैसे भेज सकता है? इसका जवाब अभिषेक शर्मा के फुटवर्क में छुपा है। हीट मैप दिखाता है कि वो क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, तो वो स्विंग को काट रहे थे। हाँ, जब मुकेश चौधरी गेंद को आगे पिच करा के स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे तो अभिषेक अपने रुख को थोड़ा लेग साइड की तरफ शिफ्ट कर लेते थे। अरे वाह, इससे उन्हें गेंद के लाइन के पार जाने का मौका मिल गया। बिल्कुल, उन्होंने स्विंग होने का इंतजार ही नहीं किया। वो गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे स्विंग होने से पहले ही हिट कर रहे थे। ये पूरी तरह से गेंद की फिजिक्स को मात देने वाली तकनीक थी। तो मतलब शुरुआती विकेटों के गिरने का जो मोमेंटम लॉस था वो उनके इस काउंटर अटैक से पूरी तरह बेअसर हो गया। एकदम सही। लेकिन फिर मैच में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। हाँ, और वो ट्विस्ट बहुत अजीब है। इतने खतरनाक पावर प्ले के बाद तो सनराइजर्स को आसानी से 230 या 250 तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन पारी खत्म होती है सिर्फ 194 रन पर, और वो भी 9 विकेट के नुकसान पर। यहीं से इस मैच का वो अध्याय शुरू होता है जहां नियंत्रण यानी कंट्रोल ने आक्रामकता पर जीत हासिल की। सही कहा। 7वें से 15वें ओवर तक पिच धीरे धीरे धीमी हो रही थी और गेंद बल्ले पर रुक कर आ रही थी। और इसी बीच हेनरी क्लासन ने 59 रन बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर एंकर की भूमिका निभाई। लेकिन असली जादू चेन्नई के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स ने किया। एक मिनट, मुझे यहाँ टोकना पड़ेगा। T20 में सारा फोकस बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट पर होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या हमें अंशुल कंबोज और जेमी ओवर्टन के उस स्पेल को अभिषेक शर्मा की पारी से बड़ा मास्टर क्लास नहीं मानना चाहिए? कंबोज ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। और सबसे चौंकाने वाला डेटा पॉइंट तो उनके स्लॉग ओवर्स का है। बिल्कुल, 18वें और 20वें ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 10 रन दिए। उन्होंने हेनरी क्लासन जैसे सेट बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये आखिर कैसे संभव हुआ? यही वो सामरिक पहलू है जिसे बारीकी से समझने की जरूरत है। जब क्लासन बल्लेबाज थे तो कंबोज ने उन्हें हाथ खोलने का रूम ही नहीं दिया। तो उन्होंने लाइन क्या रखी थी? टैक्टिकल चार्ट्स बताते हैं कि कंबोज ने लगातार वाइड यॉर्कर और स्टंप टू स्टंप लाइन का इस्तेमाल किया। जब पिच धीमी हो तो बल्लेबाज को गेंद में अपनी खुद की ताकत डालनी पड़ती है। अरे हाँ, और कंबोज ने क्लासन को उनके पसंदीदा आर्क में गेंद दी ही नहीं। और दूसरी तरफ जेमी ओवर्टन थे जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे। बाप रे, 150 की गति। हाँ, उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए और खतरनाक अभिषेक शर्मा को आउट किया। जब गेंद इस रफ्तार से आती है ना, तो बल्लेबाज का रिएक्शन टाइम लगभग खत्म हो जाता है। थोड़ा भी चूके तो स्टंप्स उखड़ जाते हैं। बिल्कुल। कंबोज के अनुशासन और ओवर्टन की गति ने सनराइजर्स के मोमेंटम को रोक दिया। और असर ये हुआ कि जो स्कोर 200 के पार जाना चाहिए था वो 194 पर रुक गया। और आपको पता है, जब कोई टीम 200 का आंकड़ा पार नहीं करती तो रन चेस करने वाली टीम को लगता है कि वो मैच में बने हुए हैं। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक सीमा होती है वो। 195 का लक्ष्य देखकर चेन्नई को भी उम्मीद रही होगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लक्ष्य का पीछा करते समय दबाव का गणित कैसे काम करता है। चलिए रन चेस ट्रैकर देखते हैं। 195 का लक्ष्य आसान तो बिल्कुल नहीं था, और जैसा हमने पहले बात की, धोनी के ना होने का असर टॉप ऑर्डर पर साफ दिखा। पावर प्ले में ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कप्तान गायकवाड़ 19 रन बनाकर आउट हो गए और संजू सैमसन सिर्फ 7 रन बना पाए। पहले 6 ओवर में 3 विकेट का गिरना मतलब रन चेस की कमर ही टूट गई। रन चेस ट्रैकर साफ दिखाता है कि जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो जरूरी रन रेट किस तरह एक अदृश्य राक्षस बन जाता है। मिडिल ओवर्स में सरफराज खान ने 25 और आयुष मात्रे ने 30 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट वो नहीं था जिसकी मैच को जरूरत थी। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो ये स्थिति एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले लोन की तरह हो गई थी। अरे, ये बहुत ही शानदार तुलना है ना? पावर प्ले में टॉप ऑर्डर ने रन बनाकर प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन नहीं चुकाया। नतीजा ये हुआ कि मिडिल ओवर्स में ब्याज दर तेजी से बढ़ने लगी और 14वें ओवर तक स्कोर 5 विकेट पर सिर्फ 135 रन था। एक समय तो 36 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। मतलब हर ओवर में 10 रन का सीधा सीधा गणित। और इस बढ़ते ब्याज का असर ये होता है कि बल्लेबाज को जोखिम उठाने पड़ते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब एक चालाक गेंदबाज बल्लेबाज के पैनिक करने का इंतजार करता है। बिल्कुल। और वो पैनिक वाला पल आया 70वें ओवर में।
स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन टंगे थे। 18 गेंदों में 40 रन चाहिए थे। मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि क्रीज पर शिवम दुबे मौजूद थे। शिवम दुबे स्पिन और मीडियम पेस को स्टैंड्स में भेजने के लिए कितने मशहूर हैं, ये हम सब जानते हैं। जब तक वो वहां थे, चेन्नई की उम्मीद जिंदा थी। लेकिन यहीं पर सनराइजर्स के साकिब हुसैन ने वो गेंद डाली जो T20 में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, एक परफेक्ट यॉर्कर। डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालना बायोमैकेनिक्स के नजरिए से बहुत जटिल काम है। बहुत ज्यादा। अगर गेंद 1 इंच भी आगे गिरी तो फुल टॉस और 1 इंच पीछे गिरी तो हाफ वॉली, जिसे दुबे आसानी से छक्का मार देते। लेकिन साकिब हुसैन का एग्जीक्यूशन एकदम अचूक था यार। गेंद सीधा स्टंप्स के बेस पर जाके लगी और शिवम दुबे क्लीन बोल्ड। ये केवल एक विकेट नहीं था, ये वो पल था जब सनराइजर्स ने चेन्नई की उम्मीदों की रीढ़ तोड़ दी। उस दबाव भरे माहौल में अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना और मिलीमीटर की सटीकता के साथ यॉर्कर डालना, ये गजब की मानसिक मजबूती है। और यही मानसिक मजबूती इस मैच के आखिरी ओवर के ड्रामे में भी दिखी। 20वें ओवर को ताबूत की आखिरी कील माना जा रहा था। सिर्फ 2 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाजी कर रहे थे युवा प्रफुल्ल हिंगे। और दबाव के उस उबलते हुए प्रेशर कुकर में हिंगे से एक भारी चूक हो गई। उन्होंने नो बॉल फेंक दी। अरे जरा सोच कर देखिए उस वक्त स्टेडियम में क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ साकिब का वो परफेक्ट यॉर्कर और दूसरी तरफ इस युवा गेंदबाज की अनुभवहीनता, जिसने एक जीता हुआ मैच फिर से खतरे में डाल दिया था। लेकिन क्रिकेट तो छोटे मार्जिन्स का खेल है। फ्री हिट पर अंशुल कंबोज बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और सिर्फ 1 रन ले सके। और फिर वो पल आया जिसने इस महाकाव्य का अंत किया। 19.4 ओवर में जेमी ओवर्टन बाउंड्री पर कैच आउट हो गया। वो 16 रन पर खेल रहे थे और लियम लिविंगस्टोन ने उनका कैच लपका। इसी के साथ चेन्नई की पारी समाप्त और सनराइजर्स की जीत। इस मैच के हर एक आंकड़े से ये साबित होता है कि दबाव में जो टीम अपने दिमाग को शांत रखती है, वही जीतती है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इस मैच के नतीजों को हम डायनामिक रैंक ट्रैकर पर रखकर देखें, तो इसने पूरे टूर्नामेंट के समीकरण को झकझोर कर रख दिया है। हाँ, पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने सीधे टॉप 4 में छलांग लगा दी है। 6 मैचों में ये उनकी तीसरी जीत है। उनके खाते में 6 अंक है और उनका नेट रन रेट +0.566 का हो गया है, एक बेहद मजबूत स्थिति। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है यार। वे अब 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। 6 मैचों में ये उनकी चौथी हार है। सिर्फ 4 अंक है उनके पास। और सबसे डरावना आंकड़ा उनका नेट रन रेट है, जो -0.780 तक गिर गया है। अगर हम इसके कारणों को तलाशें तो मिडिल ऑर्डर का ढहना और धोनी की अनुपस्थिति में उस शॉक एब्जॉर्बर का न होना उनके लिए एक स्थायी समस्या बन चुका है। तो इतने विस्तृत विश्लेषण और इन तमाम चार्ट्स को डिकोड करने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले का स्विंग या तेज गति नहीं है। हाँ, ये रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यानी संसाधनों के सही इस्तेमाल का खेल है। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी दिखाती है कि आक्रामकता आपको गेम में बहुत आगे कर सकती है। लेकिन कंबोज और साकिब के वो किफायती ओवर साबित करते हैं कि मैच को खत्म करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल, आक्रामकता आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन नियंत्रण आपको जीत दिलाता है। टीमों का डेटा पर इतना निर्भर होना इस बात का प्रमाण है कि हर एक गेंद अब एक कैलकुलेटेड रिस्क है। सही कहा। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। जिस बेखौफ तरीके से अभिषेक शर्मा ने 268 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, क्या भविष्य के T20 क्रिकेट में एंकर रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में टीमें पहली गेंद से लेकर 20वें ओवर तक सिर्फ ऑल आउट अटैक की रणनीति पर उतर आएंगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या गेंदबाजों के पास अचूक यॉर्कर और 150 की रफ्तार के अलावा कोई हथियार बचेगा? यही सोचने वाली बात है। इस सवाल को अपने जहन में रखिए और अगली बार जब कोई मैच देखने बैठें तो केवल स्क्रीन पर दिखने वाले चौकों छक्कों को नहीं, बल्कि खेल के पीछे चल रहे इस सामरिक गणित को भी पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।